नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के हम अपने इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर दोस्तों 10वां है, इसमें हम क्या करेंगे, पॉलिटी के कैग और अटॉर्नी जनरल को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के 9 लेक्चर दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। यदि वह आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपने ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं देखी है तो दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करके या ऊपर आई बटन पर दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आई बटन पर दोस्तों लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी उसे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं, जिसके भी दोस्तों इसके साथ साथ पैरेलल साइमल्टेनियसली चल रहे हैं दोस्तों, उसके भी 10 लेक्चर हो चुके हैं दोस्तों। विथ मैपिंग डिस्कस किया जा रहा है। और यदि आपको कंप्लीट पॉलिटी की दोस्तों पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमने कैसे स्टार्ट किया दोस्तों, सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों पार्ट बाई पार्ट हम चल रहे हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दोस्तों थर्ड में जो मौलिक अधिकार थे, फोर्थ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। इसके साथ दोस्तों अब हम कौन से पार्ट पर पहुंच चुके हैं, पार्ट नंबर 5 पर पहुंच चुके थे, जिसमें हमने पार्ट 5 में दोस्तों कैसे हमने कहाँ पर पहुँच चुके हैं, पार्ट 5 पर पहुँच चुके हैं, पार्ट 5 पर। और इसमें हमने क्या क्या दोस्तों, इसमें यूनियन है, क्या दिया है, इसमें यूनियन के बारे में दिया है। इसमें दोस्तों तीन भागों में बांटा गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसमें से दोस्तों हमने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की किस को, प्रेसिडेंट को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट को डिस्कस किया। अब दोस्तों हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके साथ क्या क्या होता है इसमें, इसके साथ दोस्तों होता है कैग, जो कि हमें आज करना है, और अटॉर्नी जनरल दोस्तों यह होते हैं कौन, एग्जीक्यूटिव में अर्थात कार्यकाली में। इसके बाद दोस्तों हम लेजिस्लेटिव को डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों पार्लियामेंट आता है, लोकसभा राज्यसभा आता है, और इसमें भी प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो दोस्तों इसमें हमने प्रेसिडेंट को सबसे पहले इसमें और इसमें दोनों में कॉमन था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया था। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कर चुके हैं। और दोस्तों अब और इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किया था हमने, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी किस में आता है, एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यकारी होता है, कार्यकारी के क्षेत्र में आता है। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैग के बारे में जानते हैं दोस्तों। कैग क्या होता है, कैग और फुल फॉर्म क्या होता है कैग का, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात नियंत्रक और महालेखक परीक्षक दोस्तों, यह इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों जो CAG होता है, यह भारत में CAG की संस्था केवल व्यय किए जाने के बाद खातों का लेखा जोखा करती है। दोस्तों जो अकाउंट जो पब्लिक मतलब कैग का क्या काम होता है, जो जैसे किसी भी वित्तीय यदि पैसों के मामलों में दोस्तों जिसका भी लेखा जोखा जो रखते हैं वह कैग रखते हैं। और कैग की बात करें तो अभी प्रेजेंट में कैग हमारे कौन है, राजीव महर्षि हमारे अभी प्रेजेंट में कैग हैं, 13वें नंबर के कैग हैं। और कौन से नंबर के, 13वें नंबर के। चलिए आगे बात करते हैं। और दोस्तों ऐसा पहले अपने यहाँ पर क्या होता है कि मतलब पहले यदि सरकार को पैसे निकालने हैं, चाहिए है पैसे खर्च करने के लिए या किसी भी स्कीम में लगाने के लिए, तो सरकार पहले पैसे निकाल लेती है, खर्च कर लेती है। यदि उसमें कोई घोटाला होता है, यदि कुछ होता है, तो उसकी रिपोर्ट कौन तैयार करता है, कैग तैयार करता है। परंतु दोस्तों यदि हम यूके की बात करें कि यूके में कैसा होता है, तो दोस्तों यूके में ऐसा नहीं होता है। यूके में पहले परमिशन लेनी होती है कैग से, अर्थात पहले परमिशन ली जाएगी वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कैग से, फिर उसके बाद वो पैसे निकलेंगे और फिर उस पर दोस्तों खर्च होगा। और अपने यहाँ पर क्या होता है, पहले मंत्री लोग निकाल लेते हैं, उस पर दोस्तों खर्च हो जाता है। यदि घोटाला होता है तो दोस्तों कैग रिपोर्ट बनाएंगे, जांच करेंगे, तो उसकी रिपोर्ट दोस्तों कैग किसको सौंपेंगे, फिर प्रेसिडेंट को। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई पैसा सरकारी खजाने से नहीं निकाला जा सकता, किसके, कैग की स्वीकृति के बिना। कहाँ पर, यूके में दोस्तों। और भारत का संविधान भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। दोस्तों यह इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, अर्थात जो CAG का जो पद होता है दोस्तों, वह कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि यह इंडिपेंडेंस ऑफिस होगा, यदि उनके लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की दोस्तों और स्वतंत्र रूप से जांच करने का अधिकार है। आगे बात करते हैं। दोस्तों कैग संसद, राज्य विधानसभाओं को उनकी संबंधित सरकारों को जवाबदेह बनाने में मदद करता है। दोस्तों कैग संसद को अर्थात संसद में लोकसभा, राज्यसभा को और विधानसभाओं को उनकी संबंधित सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए मदद करता है। अर्थात यदि किसके लिए, यदि जवाबदेही से मतलब दोस्तों जैसे संसद में या लोकसभा में कैसे, जैसे जो रिपोर्ट बनाई वह दी किसके लिए, प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट किसके लिए दोस्तों प्रेजेंट करेगा, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में से एक में। यदि राज्य की बात है तो राज्य में दोस्तों किसके लिए, विधानसभा के लिए की जाती है, विधानसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों यदि इनके संवैधानिक प्रावधान की बात करें दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न की, तो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो दोस्तों कैग के बारे में आर्टिकल नंबर 148 में दिया गया है। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैग का आर्टिकल यह दोबारा, और यह दोस्तों आपको यह नहीं याद करनी है, परंतु दोस्तों आर्टिकल 148 और 149 दोनों को इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों 148वें नंबर आर्टिकल में क्या दिया गया है, 148वें नंबर आर्टिकल में दिया गया है कि मोटे तौर पर सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों के बारे में बताता है। दोस्तों आर्टिकल 148 बताता है कि हमारे यहाँ पर एक कैग होंगे और दोस्तों उनकी नियुक्ति होगी, किसके द्वारा होती है नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा, उन शपथ के लेकर, और दोस्तों ओथ अर्थात सेवाएं के बारे में बताया गया है। और दोस्तों 149 में क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें कैग के कर्तव्यों को और शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों किसके लिए, उनकी ड्यूटीज़ और पावर के लिए इसमें डिस्कस किया गया है, इसमें 149 में दोस्तों। 151 में दोस्तों इनको आर्टिकल आप याद नहीं करना है दोस्तों, लेकिन हम बता देते हैं कि लेखा परीक्षक रिपोर्ट दोस्तों संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष होगी। दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे कोई भी यदि 2G 4G कोई भी स्कैम होता है अर्थात घोटाला होता है, तो इसकी रिपोर्ट कौन बनाएंगे, सबसे पहले कैग इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। कैग रिपोर्ट बनाकर किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। फिर राष्ट्रपति दोस्तों कहाँ पर, दो में से दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जाएगा दोस्तों, या दोनों सदन में पेश की जाएगी 1 बाय 1, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। फिर दोस्तों उसकी जो जांच होगी, फिर वह जो रिपोर्ट होगी वह किसको दी जाएगी दोस्तों, पीएसी के लिए। पीएसी दोस्तों कौन है, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और हिंदी में दोस्तों लोक लेखा समिति, और इसको दी जाएगी वह रिपोर्ट। इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है दोस्तों विपक्ष पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का होता है। अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है वह इसका हेड होता है। अभी प्रेजेंट में कौन है, अधीर रंजन चौधरी हैं। तो दोस्तों फिर आप समझ सकते हैं कि जो रिपोर्ट स्कैम की है वह रिपोर्ट यदि अपोजिशन पार्टी के हेड के पास पहुंच जाएगी तो वह इसके लिए कितना उछालेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कैग की रिपोर्ट की प्रोसेस होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है। अर्थात यदि किसी राज्य के मामले में दोस्तों बात है, यदि किसी राज्य से रिलेटेड है, तो वह दोस्तों किसके लिए प्रस्तुत करेंगे, कैग राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे रिपोर्ट, जिसके कारण उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। फिर उसके लिए दोस्तों कहाँ पर रखा जाएगा, विधानसभा में। यदि दोस्तों विधान परिषद है तो फिर वहाँ पर भी रखा जाएगा। जैसे कि हमारे अभी प्रेजेंट में कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथ और मोहर के तहत एक वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अब हमने डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों संविधान और कानून के तहत बनाए गए कानूनों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उन्हें कार्यालयों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में वर्णित प्रक्रिया ऐसी के दोस्तों यदि उनके लिए हटाने की बात करें कि उनको कैसे हटाया जा सकता है, तो उनके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को जैसे हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, इम्पीचमेंट के द्वारा। इम्पीचमेंट दोस्तों क्या कहलाता है, जो प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट की, उसके लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, महाभियोग। अर्थात इम्पीचमेंट की प्रोसेस के द्वारा जैसे सुप्रीम कोर्ट को महाभियोग लगाया जाता है, तब हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, किसी भी जज को। और इसी प्रकार यदि कैग को हटाना है दोस्तों तो इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। कैग के लिए भी दोस्तों इम्पीचमेंट की प्रोसेस फॉलो करनी होगी, अर्थात महाभियोग की। आगे बढ़ते हैं, यदि दोस्तों इनके वेतन की बात करें, वेतन और अन्य सेवा शर्तें हालांकि संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। दोस्तों इनकी जो वेतन होती है वह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनमें नियुक्ति के पश्चात कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात उनकी नियुक्ति के बाद दोस्तों यदि कोई ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी जो पेमेंट है, जो वेतन है, उसके लिए कम या ज़्यादा किया जा सके। ये आगे बढ़ते हैं, कैग के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों के सभी वेतन भत्ते और पेंशन सहित भारत की संचित निधि में प्रदान। दोस्तों उनकी कहाँ से मिलती है, उनके लिए दोस्तों जो पेमेंट मिलती है वह भारत की संचित निधि से मिलती है, अर्थात CFI दोस्तों कंट्रोलिंग फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बात करें, वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश के सभी व्यय से संबंधित खातों का लेखा परीक्षक करता है। दोस्तों वह जो भारत की संचित निधि है उसके लिए दोस्तों एक्सपेंडिचर जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दोस्तों CFI का फुल फॉर्म क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करती हैं। और जो विधानसभा है वाले संघ राज्य जो जिनमें संघ शासित प्रदेश है दोस्तों, उनमें जो संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, सभी व्यय से संबंधित खातों का लेखा जोखा जो कौन रखता है, कैग रखता है। और कैग के पास इसकी सारी रिपोर्ट्स होती हैं।
वह भारत की आकस्मिक निधि दोस्तों, जो आकस्मिक निधि अर्थात जो कॉन्टीजेंस फंड है, अर्थात जो इमरजेंसी में यूज़ की जाती है, वह भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और जनता के सभी व्यय का लेखा जोखा भी कैग रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह राष्ट्रपति को दोस्तों 3 लेख रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। आपको यह याद नहीं करने हैं कौन कौन सी रिपोर्ट नहीं करने हैं। वह संसद की, इसमें यही दिया गया और यहाँ पर भारत के राजीव महर्षि अभी भारत के प्रेजेंट में कैग हैं, जो कि हम अभी इसमें दोस्तों बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं महान्यायवादी की भारत के, जो किस आर्टिकल में दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया है। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं दोस्तों? महान्यायवादी, अर्थात जो भारत के उच्चतम वकील होते हैं दोस्तों, जो सरकारी वकील कहलाते हैं सबसे बड़े, वह कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं, भारत के न्यायवादी उनका है दोस्तों। और उनका किस आर्टिकल में दिया गया है उनके बारे में? आर्टिकल नंबर 76 में उनके बारे में दिया गया है। दोस्तों, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। दोस्तों कैसे होते हैं? राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को दोस्तों, जो अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर यदि इक्विवेलेंट है, तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। और किसके लिए नियुक्त किया जाता है? तो जो अटॉर्नी जनरल दोस्तों वही बनता है सबसे बड़ा वकील, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है। जैसे यदि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है? सबसे पहले तो दोस्तों 5 साल तक हाई कोर्ट का यदि वह जज रह चुका है, या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रह चुका है, वह बन सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जज। और वही क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इनके न्यायवादी बनने के लिए, महान्यायवादी बनने के लिए। और दोस्तों यदि अभी बात करें महान्यायवादी, 15वें नंबर के महान्यायवादी कौन है? अभी के वेणुगोपाल हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस तहत के कानून मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। दोस्तों यह भारत सरकार को सलाह देते हैं। किस काम में आते हैं दोस्तों? भारत सरकार को सलाह देने के लिए, क्योंकि यदि कोई भी वकील से रिलेटेड वर्क रहता है तो दोस्तों यही सलाह देते हैं। और कानूनी क्षेत्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है। अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य होगा जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर संदर्भित या उन्हें सौंपा जा सकता है, और इस संविधान या किसी अन्य कानून के तहत उस पर लागू किए गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए दोस्तों इनका वर्क होता है अटॉर्नी जनरल का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में अटॉर्नी जनरल को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में बैठने का अधिकार होता है। दोस्तों अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वह किसी भी लोकसभा में भी दोस्तों बैठ सकते हैं, राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, विधानसभा में भी दोस्तों उनके पास यह अधिकार होता है। वह कहीं पर भी बैठ सकते हैं सभा में, लेकिन दोस्तों इनको वोटिंग राइट नहीं होता। जैसे लोकसभा राज्यसभा में यदि बोलें कि बैठ सकते हैं दोस्तों, सुन सकते हैं, राय दे सकते हैं, परंतु यदि वोटिंग राइट रहे तो वोटिंग राइट नहीं होता है इनके पास। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के पद प्रयास पर्यंत, अर्थात दो प्लेजर उनके मर्जी के अनुसार दोस्तों यह पद धारण करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के प्रसाद कौन वर्क करता है? जैसे गवर्नर होते हैं, इसी प्रकार से अटॉर्नी जनरल होते हैं दोस्तों। यदि इनकी सैलरी की बात करें तो दोस्तों इनकी सैलरी नक्की नहीं होती, इनको पर केस के हिसाब से सैलरी दी जाती है। कितने केस, छोटा बड़ा केस दोस्तों, उस हिसाब से संसद द्वारा तय की जाती है कि इनकी सैलरी कितनी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के लिए अटॉर्नी जनरल दोस्तों भारत की सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के प्राथमिक वकील होंगे। दोस्तों प्राथमिक अर्थात फर्स्ट वकील कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल होंगे। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत? 76(1) के तहत नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। दोस्तों वह राष्ट्रपति के विचार में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक प्रतिष्ठित न्यायविद के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होने चाहिए। दोस्तों किसके लिए? उच्च न्यायालय के लिए। और दोस्तों जो कि हम बता चुके हैं अभी, वही डिटेल में लिखा है यहाँ पर। अटॉर्नी जनरल भारत का दोस्तों अटॉर्नी जनरल कौन होंगे? भारत सरकार का पहला कानूनी अधिकारी होगा। कौन सा पहला कानूनी अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। संघ सरकार के लिए शीर्ष वकील के रूप में कार्य भी करते हैं। वह ऐसे कानूनी मामले पर राष्ट्रपति केंद्र सरकार को सलाह देने और कानूनी चरित्र के क्षेत्रों में अन्य कर्तव्यों को निभाने के लिए जिम्मेदार हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। राष्ट्रपति के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों में बैठने का अधिकार किसको होता है दोस्तों? अटॉर्नी जनरल को होता है, लेकिन संसद में मत देने का अधिकार नहीं होता है। यह भी हम अभी बता चुके हैं। इसके अलावा उन्हें किसी भी संसदीय जो दोस्तों समिति बनती है उसका भी सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन समिति में उन्हें वोट देने का अधिकार यहाँ पर भी नहीं होता है। उनके पास संसद सदस्य की सभी शक्तियाँ और विशेषाधिकार होते हैं। दोस्तों संसद में जो अधिकार होते हैं वह सभी इनके पास भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल एक पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं है। दोस्तों कैसा है? पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं है, अर्थात दोस्तों
क्योंकि राष्ट्रपति के पश्चात कार्य करते हैं। जैसे यदि बात करें इनका टर्म डिसाइड नहीं होता है। जैसे कैग की बात करें, अभी हमने कैग की टर्म की बात नहीं की। कैग की टर्म क्या होती है दोस्तों, या तो उनके 65 साल हो जाए या 6 साल हो जाए दोस्तों, यह कैग की टर्म टेन्योर होता है। परंतु दोस्तों अटॉर्नी जैसे गवर्नर का टेन्योर नहीं होता है, क्योंकि वह किसके पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के। इसी प्रकार दोस्तों अटॉर्नी जनरल का भी कार्यकाल नक्की नहीं होता है कि इतने साल के लिए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए जाएंगे। दोस्तों 2017 में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को किसके द्वारा, जब प्रणब मुखर्जी थे उनके द्वारा नियुक्त किया गया था, अभी भी वही हैं। वह सरकार का एक वकील है और उसे निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति है, बशर्ते दूसरा पक्ष राज्य ना हो। दोस्तों यदि अटॉर्नी जनरल के पास यह भी राइट होता है, जैसे यदि कोई भी आदमी ले लें दोस्तों, अंबानी ही को ले लें दोस्तों, यदि उनका कुछ वर्क है उनका दोस्तों है तो यह कर सकते हैं, उनका जो केस है वह लड़ सकते हैं अटॉर्नी जनरल हमारे। परंतु यदि वह भारत सरकार के खिलाफ बस नहीं लड़ सकते, लेकिन उनके लिए दोस्तों निजी लड़ने के लिए उनको परमिशन होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सरकार की अनुमति के बिना वह आपराधिक मामलों के आरोपी व्यक्ति को बचाव नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।